हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताऊंगा सिर्फ एक वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में सबसे पहले आता है आपके पास पाइथन का इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, गूगल क्रोम खोलना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा गूगल क्रोम खुल चुका है। मैं सिंपली गूगल पे जाऊंगा। गूगल पे जाने के बाद मैं लिखूंगा पाइथन इंस्टॉल, और जैसे मैं पाइथन इंस्टॉल लिखूंगा मेरे पास पाइथन का होम पेज आ जाएगा। पाइथन के होम पेज पे मैं जाऊंगा, और अगर आप लोग विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप विंडोज के लिए डाउनलोड कीजिए, मैक यूज कर रहे हैं तो आप लोग मैक के लिए डाउनलोड कीजिए। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको डाउनलोड पाइथन 3.6 लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है। और आप देखिए यहाँ पे मेरे लिए पाइथन डाउनलोड हो चुका है, क्योंकि मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ। ये मेरे लिए विंडोज वर्जन डाउनलोड हुआ है। आप लोग अगर मैक वगैरह यूज कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए शायद मैक वर्जन डाउनलोड होगा। तो चलिए वेट करते हैं इसके डाउनलोड होने तक का। और तो मेरा ये पाइथन जो है यहाँ पर डाउनलोड हो गया। मैं सिंपली क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, और जैसे ये खुल जाएगा मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं इसको परमिशन दे दूंगा, और उसके बाद जो मेरा इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। चलिए वेट करते हैं इसके इंस्टॉल होने तक का। तो ये पाइथन जो है मेरा इंस्टॉल हो चुका है, और ये मुझे बता रहा है कि सेटअप वाज सक्सेसफुल। स्पेशल थैंक्स कर रहा है किसी को, तो करने दो इसको। इसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए सिंपली। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप में से उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ जिनको नहीं पता है पाइथन क्या होता है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस तरह हम इंसान एक दूसरे इंसान को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम उनसे कोई बात बोलते हैं कि यार ऐसा कर दो, वैसा कर दो, उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो एक तरीका होता है कंप्यूटर से बात करने का, एक माध्यम होता है कि हम कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई ये कर दो, वो कर दो। तो अब जो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आया होगा वो ये आएगा कि यार अगर ऐसी बात है तो हम लोग सिंपली जो हिंदी भाषा है उसमें प्रोग्रामिंग क्यों ना कर दें, हम सिंपली क्यों ना लिख दें कि भाई ये कर दो, वो कर दो। इसका एक रीजन है। ये रीजन है कि ये भाषा जो हमारी है, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी भाषा जो इंसान बोलता है, वो बहुत ज्यादा एम्बिगुअस है। जैसे अगर मैं बोलूं क्या है, किसी ने आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, आपने कहा क्या है यार भाई, क्या है, तो उसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। क्या है जो सेंटेंस है उसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि भाई क्या है, व्हाट इज दिस, क्या चीज है ये। ये हो सकता है कि भाई क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। तो जो भाषा, ये एक छोटा सा एग्जांपल था, घटिया सा, लेकिन और भी अच्छे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहाँ एक एक शब्द के 10-10 मतलब होते हैं। तो कंप्यूटर जो है कंफ्यूज हो सकता है। एक काम की जगह एक कंप्यूटर अगर दूसरा काम कर बैठा तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं कंप्यूटर को हम देते हैं, उसके बाद हम जो है उसको रन कराते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर से बात करते हैं और कंप्यूटर से जो है हम काम करवाते हैं। ये प्रोग्रामिंग की एक हल्की सी परिभाषा थी एक सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को एक टूल रेकमेंड करूंगा। आप लोग पाइचार्म डाउनलोड कीजिए। आप लोग अगर सिंपली गूगल पे जाके लिखेंगे पाइचार्म तो आपको ये पाइचार्म दिखाएगा। आपको सिंपली जो पहला लिंक है jetbrains.com का, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन देगा, एक कम्युनिटी, एक प्रोफेशनल। प्रोफेशनल की अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिंपली कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करेंगे। तो आप सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। मैंने यह जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं जो है अभी इसको कैंसिल कर दूंगा। आप लोग इसको आराम से डाउनलोड कीजिए और सिंपली इंस्टॉल कीजिए। एक सिंपली जैसे और प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हैं उसी तरह आप लोग इसको भी इंस्टॉल जो है कर सकते हैं। जैसे ही आप पाइचार्म को इंस्टॉल करेंगे, मैं आप लोग खोल के दिखाता हूँ कि ये किस तरह दिखता है। आप लोग ये पाइचार्म आप देख सकते हैं कि ये खुलना स्टार्ट हो गया है, और जैसे ही पाइचार्म लोड हो जाएगा आपको जो है कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। आप लोग यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे आप लोग अपने प्रोजेक्ट का कुछ नाम दे दीजिए। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ हिंदी कोडिंग जोन। आप लोग कुछ और भी दे सकते हैं अगर आपको हिंदी कोडिंग जोन नाम अच्छा नहीं लगता है। खैर हिंदी कोडिंग जोन भी आप दे ही सकते हैं यार, दे दो। इसके बाद आप लोग क्रिएट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। आपको ये टिप ऑफ द डे देगा, लेकिन शायद यहाँ पर जितने टिप्स की आपको ज़रूरत है वो मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप लोग इसके लिए इसको सिंपली क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे आपको यहाँ पर इस तरह के ऑप्शंस दिखेंगे। आप लोग यहाँ पर हिंदी कोडिंग जोन जो कि आपके प्रोजेक्ट का नाम है उस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप न्यू में जाइए। न्यू में जाकर आप पाइथन फाइल में जाइए। ये आपको ऑप्शन देगा अपनी पाइथन फाइल का नाम देने का। तो आप इसको सिंपली मेन दे दीजिए। मेन मतलब होता है हमारी मेन फाइल। ये हमारी मेन फाइल देगी जिसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो main.py आप लोग देख सकते हैं बन चुकी है। लेकिन आप में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं, आप लोग को इसको इंस्टॉल करने के बाद फाइल में जाना होगा। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट में जाना होगा। जैसे ही आप लोग प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिला है प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर का। आप लोग प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर पे क्लिक कीजिए और आपका जो है यहाँ पर पाइथन का इंटरप्रेटर जो है वो आपको ऑप्शन देगा जो आपने इंस्टॉल किए हैं। तो मैंने यहाँ पे पाइथन 3.5 इंस्टॉल किया और मैंने पाइथन 3.6 भी इंस्टॉल किया है। तो अभी के लिए मैं जो है पाइथन 3.6 यूज़ करूँगा, और मैंने पाइथन 3.6 जो है अपना सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा।
जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा, ये देखिए इसने कुछ ऑलरेडी, इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है 2 पैकेज मैंने इंस्टॉल कर दिए हैं। एनीवेज थैंक यू सो मच पाईचार्म। इसके बाद आपको सिंपली कुछ सोचना नहीं है, सिंपली ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपको सिंपली आपकी वाली स्क्रीन दिखेगी। तो अब हम जो है पाइथन में मेन जो है प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। ये था यहाँ तक हमारा इंस्टॉलेशन था। हमने चीज़ों को अपने लिए आसान बनाने के लिए पाईचार्म इंस्टॉल किया, और पाईचार्म इंस्टॉल करने के बाद अब हम जो है मेन मुद्दे पर आएंगे और प्रोग्रामिंग को जो है स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप पर एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर करूंगा। तो अगर आप किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहाँ पर जो है क्लिक करके अपने फेवरेट पार्ट पर जा सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा एक बार आप इस वीडियो को पूरा ही देख लीजिए। अगर आपको पाइथन आती भी है तो आप इसको एक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो गाइस हमारे पास सबसे पहले होते हैं मॉड्यूल्स, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स में हमारे पास ऑलरेडी कुछ कोड लिखा होता है, कुछ फंक्शंस लिखे होते हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूंगा import OS या फिर मैं लिखूंगा import random, तो ये हमारे पास जो है कुछ मॉड्यूल्स हैं जो कि हमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस देते हैं। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा और बाद में बताऊंगा। बेसिकली अगर आप लोग को मान लीजिए कोई काम करना है, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा सा पार्ट है कि आपको रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो आप लोग क्या रैंडम नंबर जनरेट करने का कोड लिखेंगे बेसिक से? जी नहीं, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ ऑलरेडी लाइब्रेरी होती है जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं, और यही हमारे पास जो होते हैं मॉड्यूल्स का बेसिक काम होता है। तो अभी ये जो है ये ग्रे कलर से मुझे दिखा रहा है मॉड्यूल्स को, मतलब कि मैं मॉड्यूल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर जब मान लीजिए मैं OS डॉट समथिंग लिखूंगा यहाँ पर ऐड, तो ये देखिए ये जो है हाईलाइट मेरे पास हो चुका है। इसका मतलब है कि मॉड्यूल को मैं यूज़ कर रहा हूँ। चलिए, मॉड्यूल से भी पहले जो आता है हमारे पास पाइथन में वो है प्रिंट कैसे करते हैं। मॉड्यूल समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एनालॉजी का यूज़ करता हूं। जैसे कि सपोज मान लीजिए आप लोग बाजार में लैपटॉप खरीदने के लिए जाते हैं और आपको कुछ काम करना होता है लैपटॉप में। क्या लैपटॉप में काम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लैपटॉप किस तरह काम करता है, मदरबोर्ड का क्या फंक्शन होता है, उसके अंदर कौन सी विंडो इंस्टॉल है और विंडो का कोड क्या है? जी नहीं, आपको बिल्कुल ये सब समझने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली लैपटॉप खरीद कर अपना जो है काम उसको कर सकते हैं। उसी तरह मॉड्यूल होता है, हम लोग सिंपली मॉड्यूल को जो है इम्पोर्ट कर लेते हैं और हम लोग जो है काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग मॉड्यूल पे भरोसा करते हैं, यार जो मॉड्यूल कह रहा है वो करता होगा। जैसे कि रैंडम मॉड्यूल है, वो रैंडम नंबर जनरेट करता होगा तो रैंडम ही करता होगा यार। हम लोग उस पर भरोसा करते हुए उसको यूज़ करते हैं। जिस तरह हम लोग बाज़ार से लैपटॉप खरीदते हैं और हम लोग एक्सेल वगैरह यूज़ करते हैं, सारे सॉफ्टवेयर पे भरोसा करते हैं, उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट करके उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मॉड्यूल्स के बारे में। लेकिन मॉड्यूल से भी पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा पाइथन में प्रिंट कैसे करते हैं। अगर आपको पाइथन में कुछ भी प्रिंट करना है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आप लोग कोट्स में लिख दीजिए हेलो वर्ल्ड। तो मैंने यहाँ पर जो है कस्टम अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख दिया। अब इसको आप रन कैसे कराएंगे? पाइथन में अगर आप हैं तो आप लोग राइट क्लिक कीजिए और रन मेन में क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने रन मेन में क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने आउटपुट दे दिया है, ये कह रहा है हेलो वर्ल्ड। तो ये है हमारा पहला पाइथन प्रोग्राम जो कि हमने लिखा है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पाइथन में कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स आप लोग लिख सकते हैं हैश का यूज़ करके। जैसे मैंने हैश लिखा और अब मैं लिख दूंगा यहाँ पे दिस इज़ अ कमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे दिस इज़ अ कमेंट लिखा, ये लाइन जो है पाइथन इग्नोर कर देगा और इसको जो है रन नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं राइट क्लिक करके रन मेन में क्लिक करता हूँ तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि अगर मैं इसको हटा देता हूँ और अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा, कहेगा भाई ये क्या लिख दिया आपने। तो पाइथन में होता ही नहीं है, तो इसलिए आप लोग हैश लगा दीजिए। और उसके बाद आप लोग जो है कमेंट लिख सकते हैं। अब कमेंट का यूज़ क्या होता है? कमेंट का यूज़ होता है कि अगर आप लोग बताना चाहते हैं किसी, मान लीजिए मैं और आप दोनों एक कोड बेस को मेंटेन कर रहे हैं, मान लेते हैं मैं और आप गूगल का जो एल्गोरिथम है उसको मेंटेन कर रहे हैं। अब आप मुझे बताना चाहते हैं कि भाई ये जो लाइन है ये मैंने सिर्फ चेक करने के लिए लिखी है, डीबगिंग पर्पस के लिए लिखी है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि भाई दिस प्रिंट इज़ रिटन फॉर डीबगिंग, और आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि भाई ये जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है डीबगिंग पर्पस के लिए। तो कृपया जो है डरे ना इसको देखकर। तो इस तरह की बातें अगर आप बताना चाहते हैं फेलो प्रोग्रामर्स को जो कि आपके साथ एक कोड बेस मेंटेन करें तो आप लोग ये कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग मल्टी लाइन कमेंट्स भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग को मल्टी लाइन कमेंट्स लिखना है, आपको सिंपली क्या करना है, 3 डॉट लिखना है। 3 डॉट लिखने के बाद ये देखिए पाइथन इतना इंटेलिजेंट है, इसने अपने आप कंप्लीट कर लिया। आप लोग लिख दिए दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट, और ये मल्टी लाइन कमेंट है, यानी कि अगर अभी भी मैं इसको रन करूँगा तो हेलो वर्ड ही प्रिंट होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका है यहाँ पर। तो ये था हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट।
अब मैं आप लोगों को बताऊंगा वेरिएबल्स के बारे में। पाइथन में आपको बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंट है या फिर फ्लोट है या फिर स्ट्रिंग है। आप लोग सिंपली वेरिएबल का नाम लिखिए, जैसे कि मैं वेरिएबल 1 लिख रहा हूँ और मैं वेरिएबल 1 इज इक्वल टू देता हूँ मान लीजिए 4। एक और चीज़ आप लोगों को जो नोट करने की ज़रूरत है वो है वेरिएबल्स में के नाम में जो है स्पेस कभी नहीं आता। जैसे कि मैंने अभी गलती से वेरिएबल स्पेस 1 लिख दिया था कि तो वो जो है वैलिड नहीं है पाइथन में। आप लोग को वेरिएबल के बाद 1 लिखना है और आपको सेमीकोलन लगाने की भी पाइथन में कोई ज़रूरत नहीं है। हैविंग सेड दैट मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा और प्रिंट लिखूंगा, और जैसे कि आप प्रिंट लिखते हैं आपको एक ड्रॉप डाउन दिखता है। अगर आप एंटर मारते हैं तो आपको वो कंप्लीट करके दे देता है। अब मैं अगर VA भी लिखूंगा तो अपने आप पकड़ लेगा वेरिएबल 1 मैं कहना चाह रहा हूँ, तो मैं एंटर मारूंगा तो वो वेरिएबल 1 आ जाएगा। यही एक रीज़न था कि मैंने आपको पाइथन डाउनलोड करवाया, क्योंकि ये चीज़ों को काफ़ी आसान बना देता है। इसके बाद अब आपको सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके रन पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं हेलो वर्ड के बाद इसने जो है वेरिएबल 1 प्रिंट कर दिया। तो मैं मल्टी लाइन कमेंट अभी हटा देता हूँ और ये वाला कमेंट भी जो है हटा देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो जो है रिजल्ट मेरा सेम ही आने वाला है। तो ये था हमारे पास पाइथन में वेरिएबल। अगर मैं वेरिएबल 1 के बाद एक और वेरिएबल दे दूँ और लिख दूँ वेरिएबल 2 इज इक्वल टू दिस इज वेरिएबल 2, तो वेरिएबल 2 का डेटा टाइप जो है वो है स्ट्रिंग। अब मैं अगर वेरिएबल 1 में कॉमा लगा के वेरिएबल 2 लिखता हूँ तो जो है मेरे पास सबसे पहले तो 4 प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद मेरे पास दिस इज़ वेरिएबल 2 प्रिंट होना चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले मेरे पास 4 मैंने यहाँ पर वेरिएबल 1 कर दिया तो वेरिएबल 2 मैं लिखूंगा यहाँ पर, और मैं फिर रन करूँगा तो मेरे पास पहले तो 4 प्रिंट होगा, उसके बाद मेरे पास दिस इज़ वेरिएबल 2 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं कि अगर आप एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में दो वेरिएबल्स डालते हैं तो यहाँ पर एक स्पेस आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 के बाद एक स्पेस प्रिंट हो गई है। तो ये था वेरिएबल्स के बारे में, इसको मैं भी मिटा देता हूँ। और अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा डेटा टाइप्स। तो एक कमेंट का यूज़ आप ये भी देख सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर डेटा टाइप्स लिख रहा हूँ, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ मुझे ये पता रहेगा और ये लाइन जो है एग्जीक्यूट भी नहीं होगी। तो चलिए मैं डेटा टाइप्स के बारे में आपको बताता हूँ। पाइथन में हमारे पास जो है मेनली 5 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। इनमें से पहला डेटा टाइप होता है हमारे पास नंबर्स, दूसरा होता है हमारे पास स्ट्रिंग्स, तीसरा हमारे पास होता है लिस्ट्स, चौथा होता है हमारे पास ट्यूपल्स और पांचवा हमारे पास होता है डिक्शनरीज। तो मैंने आप लोगों को नंबर और स्ट्रिंग बना के तो दिखाई दी नहीं, हमने यहाँ पर एक नंबर और एक स्ट्रिंग प्रिंट भी कराई थी, लेकिन ये लिस्ट क्या होता है, ट्यूपल क्या होता है और डिक्शनरी क्या होता है, तो ये मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को पाइथन के 7 ऑपरेटर्स के बारे में बताता हूँ। पाइथन में हमारे पास 7 ऑपरेटर्स होते हैं, 7 ऑपरेटर्स। तो हमारे एक तो ऑपरेटर होता है प्लस, एक हमारे पास होता है माइनस, एक होता है हमारे पास टाइम्स यानी मल्टीप्लाई, और एक हमारे पास होता है डिवाइड। लेकिन इसी के साथ साथ ये सिर्फ एक डैश था, इसको मैं मिटा देता हूँ, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, कॉलन लगा लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक होता है परसेंट साइन और एक हमारे पास होता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर जो होता है हमारे पास ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, और जो हमारे पास ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है वो एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए होता है, जैसे 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5। इसके बाद हमारे पास होता है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, वो होता है हमारे पास डबल फॉरवर्ड स्लैश। तो ये काम कैसे करता है इसको देखते हैं एक एग्जांपल की मदद से। ग्रेट, तो मैंने यहाँ पर लिखा है लेट्स प्रिंट 3 + 2, 3 - 2, 3 × 2, 3 / 2, 3 मॉड्यूलो 2, 3 to the power 2 एंड 3 फ्लोर डिवीजन 2। अब चलिए इसको रन करते हैं। राइट क्लिक आपको करना है और रन मेन पे क्लिक करना है। जैसे आप रन मेन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये हमने जो एक हेलो वर्ड प्रिंट किया था वो दिखा रहा है। इसके बाद दिखा रहा है लेट्स प्रिंट 3 + 2, 3 + 2 होता है 5, 3 - 2 होता है हमारे पास 1, 3 × 2 हमारे पास होता है 6, 3 / 2 होता है ऑब्वियसली 1.5। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के विपरीत पाइथन यहाँ पर हमारे पास 3 / 2 को 1.5 दिखाता है। अगर आप लोग C या C++ में प्रोग्रामिंग करके आ रहे हैं तो वहाँ पर शायद ही आपको 1 दिखाता है। तो आप लोग को इन सारे पॉइंट्स का यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद 3 मॉड्यूलो 2, यानी अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसके बाद 3 to the power 2 क्या होता है, 9 होता है। इसके बाद 3
3 फ्लोर डिवीजन 2 क्या होता है, यानी कि 3 को 2 से डिवाइड करके जो पॉइंट में आ रहा है उसको खत्म कर देना, यानी कि जो हमारे पास C या C++ शो करता है 3/2 का रिजल्ट, वो जो होता है फ्लोर डिवीजन होता है। लेकिन पाइथन में हमारे पास एक फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर होता है जो कि डबल फॉरवर्ड स्लैश होता है। तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारे पास पॉइंट के बाद कुछ नहीं आता है और 3/2 जो है हमारे पास यहाँ पर 1 दिखाता है। तो इसके बाद अब इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट के लिए मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ करते हैं, ट्रिपल डॉट, यहाँ पर ट्रिपल डॉट और एक ट्रिपल डॉट यहाँ पर। तो ये अब मेरे पास यहाँ पे कमेंट हो गया है। इसको अब मैं रन करूँगा तो देखते हैं हेलो वर्ल्ड ही आएगा। तो मल्टी लाइन कमेंट जो है आपको याद रखना है, बीच बीच में मैं आपको पुराने कॉन्सेप्ट का भी याद दिलाता जाऊँगा ताकि आप लोग कुछ भी भूलें ना। तो चलिए इसको सबको साफ कर देते हैं और बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस की। कभी भी आप लोग प्लस माइनस टाइम से डिवाइड करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में और मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन या एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब के प्रेसिडेंस अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 + 2 to the power 4। अब मैं अगर इसको प्रिंट यहाँ पर कराऊंगा तो 19 प्रिंट हुआ, यानी 2 to the power 4 जो है पहले हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। 2 to the power 4 हमारे पास 16 और 16 + 3 होता है हमारे पास 19। तो कभी भी आप गलती से जो है इसको 3 + 2 करके 5 to the power 4 कभी मत कीजिए। तो इन सारी चीज़ों का जो है आप लोगों को बहुत ध्यान रखना होगा, खासकर अगर आप पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना होगा। तो मान लीजिए हमारे पास 2 स्ट्रिंग है, एक हमारे पास है स्ट्रिंग 1 है, दिस इज स्ट्रिंग 1, टी को कैपिटल कर लेते हैं यार, और इसके बाद मेरे पास है स्ट्रिंग 2 = दिस इज स्ट्रिंग 2। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ स्ट्रिंग 1 + स्ट्रिंग 2, मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसने दोनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर दिया है, लेकिन बीच में जो है इसने गैप नहीं दिया है। तो अगर मैं चाहता हूँ बीच में गैप भी आ जाए तो मैं यहाँ पर प्लस एक गैप दे दूंगा और अब इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप आ गया है। तो ये था 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने का तरीका। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, लेकिन अगर हमको स्ट्रिंग के अंदर ही एक डबल कोट लिखना पड़ जाए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिस इज डबल कोट लिखना पड़ जाए यहाँ पर, तब हम क्या करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे डबल कोट लगाते हैं और एक और डबल कोट लगाते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैं आप लोगों को बताता हूँ आपको क्या करना है। आप लोगों को एक बैकस्लैश लगाना है और एक बैकस्लैश लगाने के बाद आपको एक डबल कोट लगाना है। तो ये जो क्वांटिटी होती है बैकस्लैश डबल कोट, एक डबल कोट प्रिंट करती है। मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूँ। वेरी नाइस। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज डबल कोट यहाँ पे आ गया है, यानी कि ये जो हमारे पास बैकस्लैश डबल कोट था ये डबल कोट आ गया। सो दिस इज हाउ यू प्रिंट डबल कोट। इस तरह आप लोग जो है डबल कोट्स को प्रिंट करते हैं। पाइथन के साथ काम करते करते आप लोगों ने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि अगर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट के बाद एक दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट अनदर लाइन या ये प्रिंट अनदर लिखता हूँ और मैं इसको रन कराता हूँ, तो ये जो है मेरे पास एक नई लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये नई लाइन में प्रिंट क्यों हो रहा है और क्या कोई तरीका है कि मैं इसको नई लाइन में प्रिंट होने से रोक सकता हूँ। तो यस गाइस, एक तरीका है। जो आपका पुराना प्रिंट स्टेटमेंट है उसमें आपको कॉमा लगाना है और आपको एंड = ब्लैंक लिख देना है। जैसे आप एंड = ब्लैंक लिखेंगे, अब मैं इसको राइट क्लिक करके इसमें रन करूँगा तो आप लोग देखिए ये उसी लाइन में प्रिंट हो रहा है। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट दिस इज़ और बॉल लिखता हूँ और इसको रन कराता हूँ तो ये 2 अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक ही लाइन में प्रिंट हो तो मैं पुराने प्रिंट स्टेटमेंट में कॉमा लगा के एंड = ब्लैंक लिख दूंगा। आप लोग देख सकते हैं इसके बाद रन करा के ये एक ही लाइन में आ रहा है। तो इसके बाद जो है अगर मुझे स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पर स्पेस दे दूंगा। मैं रन कराऊंगा तो दिस इज बॉल आ जाएगा मेरे पास। तो ये जो है एक ही लाइन में आ गया अगर मैं कॉमा लगाकर एंड = डबल कोट्स लगा देता हूँ 2 बार। तो अब अगर मान लीजिए आप लोगों को 10 नई लाइन्स प्रिंट करनी है तो आप लोगों को लिखना होगा प्रिंट और नई लाइन आपको प्रिंट करनी है। तो अगर आप लोगों को नई लाइन प्रिंट करनी है तो उसके लिए होता है हमारे पास \n। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देखिए एक नई लाइन हमारे पास प्रिंट होगी जो कि आपको शायद नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये लाइन जो है हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हुई है आउटपुट विंडो में। अब मैं चाहता हूँ इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट लगा देता हूँ दिस इज़ मी और हिंदी कोडिंग जोन लिख देता हूँ यहाँ पर। अब मैं राइट क्लिक करके इसको प्रिंट करूँगा। देखिए एक जो है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन प्रिंट करता है वो है और एक जो है मेरे पास \n प्रिंट हुआ है।
तो अगर मान लीजिए मुझे एक नई लाइन प्रिंट करनी है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ \n और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर हिंदी कोडिंग जोन और इसको रन कराऊँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट हो गया हिंदी दिस इज मी। इसके बाद एक नई लाइन प्रिंट हुई, इसके बाद ये स्पेस जो थी वो प्रिंट हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रिंट हो गया हिंदी कोडिंग जोन। अब अगर यही स्पेस अगर मुझे 10 बार प्रिंट करानी यानी 10 ब्लैंक स्पेसेस प्रिंट करानी तो मैं क्या करूँगा, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं \n लिखूँगा और इसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दूँगा। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई बाय 10 लिखूँगा और इसको प्रिंट करूँगा, आप लोग देखिए 10 की 10 मेरे पास नई लाइन प्रिंट हो गई है। तो ये एक तरीका था 10 नई लाइन प्रिंट करने का। अब आते हैं मेन चीज़ पर जिसका नाम है लिस्ट। तो मैं यहाँ पर टॉपिक लिख देता हूँ अच्छे से, लिस्ट्स। लिस्ट हमारे पास क्या होती है पाइथन में? लिस्ट हमारे पास एक यूनिवर्सल एरे की तरह होता है। जैसे कि हमारे पास C++ में अगर आप प्रोग्रामिंग करके आ रहे हैं या फिर हो सकता है यार ये आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही हो, तो मैं आप लोगों को शुरू से बताता हूँ लिस्ट क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ list 1 और यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4, तो हमारे पास ये 4 नंबर की लिस्ट हो गई है। यानी कि एक ऐसा डेटा टाइप है ये जिसने 4 नंबर को स्टोर कर लिया है। ये नंबर के अलावा हमारे पास स्ट्रिंग्स को भी स्टोर कर सकता है। जैसे कि एक ही लिस्ट में मैं यहाँ पर 4 के बाद एक स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ और इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए मैं इसकी इंडेक्स को यूज़ कर सकता हूँ। लिस्ट की इंडेक्स जाती है 0 से लेकर लिस्ट की लेंथ -1 तक। जैसे कि इस केस में इसकी इंडेक्स है 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3 और इसकी 4। अब मैं आपको लिस्ट के आइटम्स को प्रिंट करके दिखाता हूँ। अगर मैं लिखूँगा प्रिंट list 1 0, तो आप लोग देखिए 1 प्रिंट हो चुका है, यानी लिस्ट 1 की 0 इंडेक्स पर जो था वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ तो मेरे पास 2 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये 0 था, ये 1 था और 1 इंडेक्स पर था हमारे पास 2, जो कि यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं। अब अगर मैं यहीं पर 4 लिख देता हूँ और प्रिंट कराता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हो चुका है, क्योंकि 4th इंडेक्स में वहाँ पर स्ट्रिंग था। तो इस तरह आप लोग लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मुझे लिस्ट की किसी इंडेक्स पर वैल्यू चेंज करनी है, जैसे कि मान लीजिए लिस्ट 4 में मैंने पहले स्ट्रिंग लिखा हुआ था और अब मुझे लिस्ट की इंडेक्स 4 पर मुझे लिखना है मान लीजिए दिस, तो मैं लिख दूंगा लिस्ट 1, यानी लिस्ट 1 की 4th इंडेक्स पर लिख दो दिस। अब ये वाली लाइन जो है चेंज कर देगी लिस्ट 1 के 4th इंडेक्स पर जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है उसको दिस से रिप्लेस कर देगी। अब अगर मैं राइट क्लिक करके इसको रन करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं दिस प्रिंट हो गया है, क्योंकि अब लिस्ट 1 की 4th इंडेक्स पे स्ट्रिंग नहीं रहा, वो दिस हो चुका है। तो ये था हमारे पास वैल्यू चेंज करने का तरीका। अब अगर मान लीजिए मुझे इस लिस्ट का एक सबसेट प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा कि लिस्ट 1 2 3 कर दूंगा। अगर मैं लिस्ट 1:3 लिखूँगा तो ये क्या करेगा, मेरा लिस्ट के पहले एलिमेंट से लेकर तीसरे एलिमेंट तक एक्सक्लूडिंग 3rd एलिमेंट प्रिंट कर देगा। जैसे कि मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो लिस्ट 1 की 1st इंडेक्स पे था 2, 2nd इंडेक्स पे था 3 और 3rd इंडेक्स जो है हमारे पास प्रिंट नहीं होगा, 3rd तक प्रिंट करेगा। तो 1 2 3 जो है इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 2 को प्रिंट कर देगा, जैसे कि इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका होता है एक लिस्ट का सबसेट प्रिंट कराने का। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे डाल सकते हैं। अब मान लीजिए अगर मैं एक लिस्ट 2 नाम की लिस्ट बनाता हूँ और मैं उसमें डालता हूँ एक तो नंबर 23, फिर मैं 45 डालता हूँ और एक मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 20 जो कि एक स्ट्रिंग है, और इसके बाद मैं डाल देता हूँ लिस्ट 1। क्या ये करना सही है? जी हाँ गाइस, पाइथन में ये करना बिल्कुल सही है। पाइथन में आप लिस्ट के अंदर लिस्ट को भी डाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको रन कराऊँ, मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, मैं लिस्ट 1 का सबसेट प्रिंट नहीं कराना चाहता अभी, और अदर मैं प्रिंट लिस्ट 2 3 करना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये क्या करेगा, ये मेरी लिस्ट 1 को प्रिंट कर देगा, क्योंकि लिस्ट 2 की 3rd इंडेक्स पर मेरी लिस्ट 1 है। आप लोग देख सकते हैं इसने पूरी लिस्ट प्रिंट कर दी है। इसके बाद हम लिस्ट से एसोसिएटेड कुछ फंक्शंस देखेंगे। मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ यहाँ पर और मैं लिस्ट 1 पर अब सारे ऑपरेशंस करूँगा। अगर मैं लिखता हूँ लिस्ट 1 डॉट अपेंड और मैं लिख देता हूँ लास्ट या फिर लास्ट लिख देता हूँ और मैं इसको रन कराता हूँ, तो मेरा जो लिस्ट है उसमें एक और एलिमेंट ऐड हो चुका है। इसको देखने के लिए लिस्ट को प्रिंट करा देते हैं। जैसे ही लिस्ट को प्रिंट कराएंगे आप लोग देख सकते हैं कि इस लिस्ट में एक और एलिमेंट ऐड हो चुका है जिसका नाम है लास्ट। तो ये है हमारे पास एक तरीका लिस्ट में एलिमेंट ऐड करने का एंड में। अगर मैं चाहता हूँ लिस्ट के बीच में इस एलिमेंट को इंसर्ट करना, तो मैं अपेंड की जगह यूज़ करूँगा लिस्ट डॉट इंसर्ट, और मान लेते हैं मैं इंडेक्स नंबर 2 पर इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा 2,
लास्ट। तो लास्ट जो स्ट्रिंग है ये वाली, ये बीच में फिट हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह फिट हो जाएगी ये। तो ये इंडेक्स नंबर 2 पर जो है फिट हो चुकी है, ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, ये इंडेक्स नंबर 2 है। तो ये जो है बीच में मैंने फिट कर दिया इसके, और उसके बाद मैंने लिस्ट को प्रिंट किया तो ये मेरे पास प्रिंट हो गया है। गाइस अगर किसी भी पॉइंट पर डाउट आता है तो कमेंट मारो, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की। अब अगर मान लीजिए मुझे लिस्ट को सॉर्ट करना है, यानी अगर लिस्ट में सिर्फ नंबर्स हैं, मैं भी यहाँ पे ये स्ट्रिंग हटा देता हूँ, बात करते हैं सिर्फ नंबर्स की लिस्ट की। अब मुझे इसे सॉर्ट करना है तो मैं सिंपली कॉल करूँगा list1.sort, और इसके बाद मैं प्रिंट करूँगा लिस्ट को, तो सॉर्टेड लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पर तो यार लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड थी तो पता नहीं चला, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 3 को 13 कर देते हैं और 2 को 21 कर देते हैं, और अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसने सॉर्ट कर दिया है, जो छोटे एलिमेंट थे वो पहले आ रहे हैं और जो बड़े एलिमेंट हैं वो बाद में आ रहे हैं। तो ये था सॉर्ट करने का तरीका, तो ये था सॉर्ट फंक्शन। इसके बाद मैं बात करता हूँ रिवर्स फंक्शन की। अगर मैं इसी को रिवर्स करना चाहता हूँ, यानी अपनी लिस्ट को रिवर्स सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा list1.reverse, और आप लोग देख सकते हैं इसको मैं रन कराता हूँ तो लिस्ट जो है उल्टी हो गई है। तो list1.reverse जो है लिस्ट को उल्टा कर दे रहा है, तो जो हमारी लिस्ट थी वो उल्टी हो चुकी है। अगर मैं सॉर्ट हटाता हूँ और अब रन करता हूँ तो ये हमारी जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसको ही उल्टा कर देगा। देखिए 1 21 13 4 हमारे पास हो गया है, 4 13 21 और 1। अब इसके बाद अगर हमें किस लिस्ट के किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो सिंपली मैं लिख दूंगा यहाँ पर del, यानी डिलीट कर दो list1 का 3rd इंडेक्स पर जो है यानी 4। तो इससे जो है 4 जो है लिस्ट में से गायब हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 4 लिस्ट में से गायब हो चुका है और 1 21 और 13 लिस्ट में बचा है। ऑलराइट गाइस, तो लिस्ट के बाद अब हम कवर करेंगे ट्यूपल्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं ट्यूपल्स, और ट्यूपल सिंपली लिस्ट की तरह होते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है कि लिस्ट के एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं और ट्यूपल्स के एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। तो लेते हैं एक एग्जाम्पल, मैं एक ट्यूपल बनाता हूँ यहाँ पर, ट्यूपल 1 इज इक्वल टू, तो ये मेरा ट्यूपल बन चुका है 1654 इसके अंदर मैंने स्टोर किया हुआ है। अब ट्यूपल हम कब यूज़ करेंगे? ट्यूपल हम तब यूज़ करेंगे जब उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो हम चेंज नहीं करेंगे। यानी कि अगर हम लोग को अंदर के एलिमेंट्स चेंज करने हैं तो हम लिस्ट यूज़ करेंगे, और अगर हम कुछ एलिमेंट्स चेंज नहीं करने हैं तो हम ट्यूपल यूज़ करेंगे। अगर हमको इस ट्यूपल की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मैं लिख दूंगा प्रिंट लेंथ ऑफ ट्यूपल 1। इसको रन करा के दिखाता हूँ और वो देख सकते हैं इसने मुझे बता दिया कि इसकी लेंथ 4 है। इसी तरह अगर मैं इस ट्यूपल को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा प्रिंट ट्यूपल, और आप देख सकते हैं ये ट्यूपल प्रिंट हो चुका है। ट्यूपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है? इसका जो अपीयरेंस है वो होती है पैरेंथेसिस, और जो हमारी लिस्ट होती है वो होती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो अगर मान लीजिए हमें ट्यूपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो सिंपली मैं लिख दूंगा यहाँ पर ट्यूपल 1 इज इक्वल टू लिस्ट ट्यूपल 1। अब आप लोग देखना मैं इसको रन करूँगा तो ये एक लिस्ट बन चुका है। आप लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट से यहाँ पर देख सकते हैं। लिस्ट में भी हमारे पास 3 फंक्शंस होते हैं जो शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताए। एक होता है लिस्ट, एक होती है लेंथ, एक होती है मिनिमम, एक मैक्सिमम। अगर मैं किसी लिस्ट का, यानी कि अभी ये हमारे पास ट्यूपल जो है लिस्ट बन चुका है, इसको मैं list1 कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ लेंथ ऑफ list1 तो मुझे लिस्ट की लेंथ बता देगा, और अगर मैं प्रिंट करता हूँ मिनिमम ऑफ list1 यानी मिन ऑफ list1, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ और इसको मैं रन करके दिखाता हूँ तो इसने मुझे दिखा दिया कि भाई जो 1 है वो मिनिमम है इस लिस्ट के अंदर। इसी तरह अगर मैं इस मिन को मैक्स कर दूं तो मुझे बता देगा कि मैक्सिमम क्या है इस लिस्ट के अंदर। मैक्सिमम इस लिस्ट के अंदर 6 है। तो पाइथन में अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो एक चीज़ आप लोग देख लीजिए पहले कि क्या ऑलरेडी उस काम को करने के लिए कोई फंक्शन बना हुआ है। अगर है तो आप उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि जितने भी फंक्शंस ऑलरेडी पाइथन में लिखे हुए हैं वो एफिशिएंटली लिखे हुए हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंसीडर करते हुए। अब हम बात करेंगे डिक्शनरीज़ की। डिक्शनरीज़, अब डिक्शनरीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। डिक्शनरी सिंपली जो हमारी नॉर्मल डिक्शनरी होती है, एक वर्ड होता है और एक मीनिंग होता है, उसी की तरह होती है। यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से एसोसिएटेड होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं DICT1 लिखता हूँ और मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं हम लोग डिक्शनरी को इनिशियलाइज करते समय। अब मान लीजिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और उनका सब्सक्रिप्शन काउंट मेरे पास गिवन है, यानी उनके कितने सब्सक्राइबर्स हैं ये मेरे पास गिवन है। तो मैं उन चैनल्स का नाम यहाँ पे लिखता हूँ। पहला चैनल मैं लिखता हूँ अपना हिंदी कोडिंग जोन। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि नहीं है, बट एनीवे मान लेते हैं। यहाँ पर मानने में क्या जाता है यार। इसके बाद हम लोग लिख देते हैं हिंदी
गेमिंग जोन। अब हिंदी गेमिंग जोन के सब्सक्राइबर्स हम लोग देखते हैं कितने हैं। मान लीजिए 5000 हैं। और इसके बाद हम लोग लिख देते हैं हिंदी टेक जोन। मान लीजिए इसके बाद 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और इसके बाद हम लोग लिख देते हैं इंग्लिश गेमिंग जोन। मान लीजिए इसके पास सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स हैं। हमने इन सारे चैनल्स को एक डिक्शनरी में स्टोर कर लिया। बाय द वे सारे चैनल्स मेरे ही हैं और इनके सब्सक्रिप्शन काउंट्स के साथ हमने इनको डिक्शनरी में स्टोर कर लिया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर हमको कोई भी एलिमेंट चाहिए इस डिक्शनरी का, यानी DICT1 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए लिखता हूँ हिंदी गेमिंग जोन, और मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लिखता हूँ। इसको प्रिंट के अंदर डालना होगा। मैंने प्रिंट के अंदर इसको डाल दिया। मैं इसको रन कराता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं इससे मुझे हिंदी गेमिंग जोन के सब्सक्राइबर्स बता दिए, जो कि 5000 हैं इस डिक्शनरी के हिसाब से। अब अगर मान लीजिए मुझे पता चलता है कि हिंदी गेमिंग जोन के तो 5000 सब्सक्राइबर्स हैं ही नहीं, हिंदी गेमिंग जोन के तो 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं इसके एलिमेंट को चेंज भी कर सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको सिंपली ये लिखना है DICT1 हिंदी गेमिंग जोन इज इक्वल टू 10,000। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है, यानी डिक्शनरी के एलिमेंट को मैंने चेंज कर दिया है। इसी तरह अगर मैं इस डिक्शनरी के किसी एलिमेंट को रीड करना चाहता हूं तो मैं dictionary.get का भी यूज़ करता हूं। तो मैं DICT1.get और यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाता हूं, और अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये मुझे इस तरह भी सब्सक्रिप्शन काउंट दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो .get फंक्शन का भी हम लोग यहाँ पर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर dictionary1.keys लिख दूं तो ये मुझे सारे कीज प्रिंट करके दे देगा। आप लोग देख सकते हैं इसे सारे मुझे कीज को जो है प्रिंट करके दे दिया है। इसी तरह अगर मैं वैल्यूज प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा DICT1.values, और अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखना कि ये सारी वैल्यूज जो है वो मुझे प्रिंट करा के दे देगा, ये बिल्कुल उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो डिक्शनरी में स्टोर थी। तो इस तरह हम जो है डिक्शनरी के साथ काम कर सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं इफ एल्स लूप के बारे में। जितना आसान इफ एल्स का नाम है उतना ही आसान इसका काम भी है। इफ एल्स का मतलब है अगर ऐसा हो तो ऐसा करो, और अगर ऐसा ना हो तो वैसा करो। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से बता देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 4, मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल बनाया और मैंने बोला a की वैल्यू 4 है। अब मैं कहता हूँ कि इफ a इक्वल्स टू 4, यानी कि अगर a की वैल्यू 4 है तो हम एक कॉलन लगाते हैं यहाँ पर। ये सिंटैक्स होता है पाइथन में, और उसके बाद एंटर मारते हैं। पाइचार्म ऑटोमेटिकली इंडेंट कर देता है। इंडेंट का मतलब होता है कि अगर मैं इफ के अंदर गया, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेमी कॉलन नहीं है, तो बताना पड़ेगा पाइथन को कि इफ के अंदर कब गए और बाहर कब आए। तो इसलिए अगर मैं इफ a इक्वल्स टू 4 और कॉलन लगाता हूँ और मैं एंटर मारता हूँ तो मुझे 4 स्पेस देनी पड़ेंगी। इन 4 स्पेस को इंडेंटेशन कहते हैं। इन 4 स्पेस का लगाना इंडेंटेशन कहलाता है। तो अब इस इंडेंटेशन के साथ मैं शुरू करता हूं। मैं लिखता हूं कि अगर a की वैल्यू 4 है तो प्रिंट करो a इज 4, और यहाँ पे कोट्स लगा लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद मैं लिखूंगा, उसके बाद मैं एंटर मारूंगा और मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं इफ के बाद का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और मैं लिखूंगा एलिफ, यानी एल्स इफ। यहाँ पर थोड़ा एलिफ होता है। एलिफ इसलिए किया गया है यहाँ पे क्योंकि एल्स थोड़ा बड़ा वर्ड है, उसको ELSE लिखने का टाइम इन्होंने यहाँ पे थोड़ा बचा लिया है, और एलिफ लिखा है। अब मैं लिखूँ a इक्वल्स टू 3, और वही मैं कॉलन लगाऊंगा, एंटर मारूंगा। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट a इज 3। इसके बाद फिर से एंटर मारता हूँ और मैं वापस स्टार्टिंग में चला जाता हूँ, और मैं लिखता हूँ एल्स कॉलन a प्रिंट a इज नॉट 4। अब अगर a की वैल्यू 4 होगी तो प्रिंट होगा ये, a की वैल्यू 3 होगी तो प्रिंट होगा ये, और अगर इन दोनों में से a की वैल्यू नहीं होगी तो प्रिंट होगा a इज़ नॉट 4। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको a इज़ नाइदर 4 नॉर 3 कर देता हूँ, तब जो है चीज़ों का मतलब रह जाएगा। तो इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ कोड अपना, और मैं राइट क्लिक करके रन करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर a की वैल्यू 4 थी तो इसने प्रिंट कर दिया a इज़ 4। अब चलो 4 को हटा के 3 कर देते हैं और अब इस कोड को रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसने ये कंडीशन चेक की होगी, ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गई होगी। इसके बाद ये वहाँ पर आया होगा और ये कंडीशन ट्रू हो गई होगी, इसलिए इसने ये प्रिंट कर दिया। अब एक ऐसा केस लेते हैं जहाँ पर ना a 4 है ना 3 है, यानी कि मैं a की वैल्यू 13 कर रहा हूँ, और मैं राइट क्लिक करके जब इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि a इज़ नाइदर 4 नॉर 3, यानी ना a 4 है ना 3 है। तो ये था एक सिंपल सा एग्जाम्पल इफ एल्स का। इसको आप लोग कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स में भी लिख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे लूपिंग की तरफ।
तो लूप्स में सबसे पहले हमारे पास होता है फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स होता है फॉर आई इन रेंज, सपोज 0 to 10 लिखता हूँ तो आई की वैल्यू 0 से लेके 9 तक जाएगी, 10 इंक्लूड नहीं होता है इसमें। और इसके बाद मैं कॉलन लगाता हूँ, मैं एंटर मारूंगा तो ऑटोमेटिकली इंडेंट हो गया। आप देख सकते हैं 4 स्पेस में ऑटोमेटिकली ऐड हो गई, और ये 4 स्पेस का ऐड करना ज़रूरी है पाइथन में। अब मैं अगर लिखता हूँ प्रिंट आई, तो ये 0 से लेके 9 तक नंबर इसको प्रिंट कर देने चाहिए। इसको रन करके देखते हैं और आप देखिए बड़े आराम से जो है 0 से लेके 9 तक नंबर हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। तो ये था फॉर लूप का यूज़। फॉर लूप के हमारे पास कुछ अलग रूप भी होते हैं, जैसे कि अगर मैं एक लिस्ट बना दूँ, लिस्ट 1 इज इक्वल टू, इसमें कुछ नंबर सेट कर लेते हैं 1 4 3 5, और मैं कहता हूँ फॉर आई इन लिस्ट 1। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास इस लिस्ट के अंदर के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, यानी आई लिस्ट 1 में होना चाहिए तो उसको प्रिंट कर दो, तो ये सारे लिस्ट 1 में एक एक करके सारे एलिमेंट लिस्ट 1 के प्रिंट हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास फॉर लूप। अब बात करते हैं वाइल लूप की। वाइल लूप फॉर लूप की तरह ही होता है, बस वाइल लूप का सिंटैक्स थोड़ा सा अलग होता है और उसका जो काम करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि मैं अगर लिखूँ यहाँ पे वाइल आई इज़ नॉट 0, यहाँ पर हमारे पास ये वैलिड सिंटैक्स होता है पाइथन में। हमारे पास यहाँ पर इज़ और नॉट दोनों एक ऑपरेटर हैं, तो यहाँ पर मैंने बोला आई इज़ नॉट 0, तो आई का कोई मतलब होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, वेरिएबल एक डिफाइन कर देते हैं आई इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ लिख देते हैं आई इज़ नॉट 10, कि आई अगर 10 नहीं है तो प्रिंट कर दो आई। एक मिनट, नीचे आना होगा, प्रिंट आई, यानी आई अगर 10 नहीं है तो आई को प्रिंट कर दो। अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ तो 0 बार बार प्रिंट होता जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू तो हमेशा 0 है, इसलिए मैं यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर देता हूँ। और अब क्या होगा कि अगर आई 10 नहीं है तो आई प्रिंट हो जाएगा, और जैसे ही आई 10 होगा ये वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, तो ये प्रोग्राम हमें 0 से लेके 9 तक जो है नंबर प्रिंट करके देगा। तो हम ये काम फॉर लूप से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने एक आइटरेटर का यूज़ किया। जो आई है वो आइटरेटर है, आइटरेटर का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और हम फॉर लूप्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा हमें कन्वीनियंट लगे हम वैसा काम कर सकते हैं। जैसे मैंने इज़ और नॉट का यूज़ किया, इज़ और नॉट दोनों एक ऑपरेटर हैं। इज़ जो है वो इक्वल टू की तरह होता है और नॉट जो है वो नॉट ऑपरेटर की तरह होता है। नॉट ऑपरेटर हमारा जो ये वाला ऑपरेटर होता है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये वाला ऑपरेटर जो होता है उसकी तरह होता है। तो हमारे पास कुछ और भी स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि अगर मैं ब्रेक लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पर इसी के अंदर लिख दूँ इफ़ आई इज़ 3, यानी आई अगर 3 है तो ब्रेक, अगर मैं ब्रेक कर दूं तो अगर आई 3 होगा तो ये लूप के बाहर निकल जाएगा। मैं आप लोग को रन करके दिखाता हूं, आप लोग देख सकते हैं जैसे आई 3 हुआ इसने प्रिंट नहीं किया और ये लूप से बाहर आ गया। अब बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। अगर मैं ये प्रोग्राम लिखता हूँ और मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो क्या होगा कि जैसे ही प्रोग्राम यहाँ तक पहुंचेगा, आई की वैल्यू अगर 3 होगी तो ये कंटिन्यू कर देगा, यानी कि ये इसके बाद की जो लाइन्स है उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर जो है इसने 3 को स्किप कर दिया, क्योंकि जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई इसने कंटिन्यू कर दिया, और इसके बाद की जो लाइन है ये भूल गया और इसने वापस से कंटिन्यू कर दिया। तो ये है हमारे पास कंटिन्यू का यूज। अब बात करते हैं फंक्शंस की। अब फंक्शंस अगर आप लोगों को नहीं पता क्या होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, फंक्शंस को हम तब यूज करते हैं जब हमें एक स्पेसिफिक चंक ऑफ प्रोग्राम को रिपीटेडली यूज करना होता है, या फिर हमें रिकर्शंस का यूज करना होता है, यानी एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को यूज करना होता है। मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आपको एक फंक्शन बनाए तो आप def लिखेंगे, और जैसे ही आप def लिखेंगे उसके बाद आप फंक्शन का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ फंक्शन 1, इसके बाद ये फंक्शन क्या आर्ग्यूमेंट ले रहा है आप वो लिखेंगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ num1 और num2, इसके बाद वापस से हमारा कॉलन लगेगा और एंटर मारेंगे तो इंडेंटेशन हो जाएगा। अगर मैं एक फंक्शन लिख दूँ जो कि 2 नंबर्स का एवरेज करता है तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा num1 प्लस num2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना मत भूलिए क्योंकि उससे गलतियाँ हो जाएंगी। अब अगर यहाँ पर मैं लिखूँ a इज इक्वल टू फंक्शन 1 2,3 और इसके बाद मैं a को प्रिंट कर दूँ, तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा आप देख सकते हैं 2.5 इसने मेरे लिए प्रिंट कर दिया है, यानी 2 और 3 का एवरेज। इसी तरह हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिसको कहते हैं वेरिएबल का स्कोप। num1 और num2 सिर्फ इस फंक्शन के लिए है, इनका बाहर कोई मतलब नहीं है, इनका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन तक है, यानी इनको सिर्फ ये फंक्शन जानता है। अगर आप यहाँ पर प्रिंट num1 लिखेंगे तो एक एरर देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे प्रिंट num1 लिखेंगे और इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो ये बोलेगा num1 क्या है मुझे नहीं पता, इसलिए ये एरर दे देगा।
तो आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है, जो फंक्शन के अंदर रहता है उसका किस्सा फंक्शन के अंदर ही स्टार्ट होता है और वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर भी काम करे और फंक्शन के बाहर भी काम करे तो आप ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास फंक्शंस। अब बात करते हैं फाइल हैंडलिंग की। अगर मुझे कोई भी फाइल पे काम करना है तो मैं सबसे पहले उस फाइल को खोलूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे file1 इज इक्वल टू, मैं ओपन फंक्शन का यूज़ करके उसको खोलूंगा। पहला आर्ग्यूमेंट आएगा उसका नाम, सपोज मेरी फाइल का नाम है 1.txt, और उसके बाद मैं उसको मोड स्पेसिफाई करूंगा, जिस मोड में मैं खोल रहा हूँ वो स्पेसिफाई करूंगा। अगर मैं मोड इज इक्वल टू आर लिख देता हूँ तो वो रीड मोड में खुल जाता है। अगर मैं मोड में आर लिखता हूँ तो वो रीड मोड में खुल जाएगी, और अगर मैं डब्ल्यू लिखता हूँ तो वो राइट मोड में खुल जाएगी। अगर अभी मैंने इसको राइट मोड में खोला है, ये WRIT वाला राइट है, RIGHT वाला राइट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे अपनी फाइल को खोल लिया। अगर मैं प्रिंट करूँ file1.mod, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी फाइल बनानी होगी। मैं काम करता हूँ, यहीं पर फाइल बनाता हूँ अपनी, न्यू फाइल, और इसका नाम दे देते हैं 1.txt। बहुत बढ़िया। तो 1.txt में सपोज मैं लिख देता हूँ दिस इज हिंदी कोडिंग जोन। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसने मुझे मोड बता दिया कि आपने W मोड में फाइल को खोला हुआ है। अगर मैं यहाँ पर file1.name लिख देता हूँ तो ये मुझे फाइल का नाम बता देगा। तो इस तरह मैं फाइल का नाम प्रिंट करा सकता हूँ। अगर आपको फाइल में कुछ लिखना है तो आप सिंपली लिखिए file1.write, और file1.write के बाद आप लिख दीजिए जो आपको फाइल में लिखना है। मैं अभी यहाँ पर राइट दिस लिख रहा हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा और मैं इसके बाद अपनी फाइल खोल के देखूँगा। आप लोग देख सकते हैं राइट दिस जो है फाइल में जा चुका है। तो इस तरह आप फाइल में लिख सकते हैं। और अगर आपको फाइल को बंद करना है तो आप लिखिए file1.close, और जो फाइल है वो बंद हो जाएगी। कभी भी हम कोई पाइथन में प्रोग्राम लिखते हैं तो फाइल को खोलने के बाद हमको फाइल को क्लोज भी करना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस मानी जाती है। अब मान लीजिए ऑलरेडी मेरे पास फाइल है और मैं इस फाइल को रीड करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले इस फाइल को ओपन करूँगा और रीड मोड में ओपन करूँगा, R फॉर रीड होता है, और इसके बाद मैं प्रिंट करूँगा file1.read। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं इसने फाइल को रीड कर लिया है और फाइल के अंदर जो था इसने मुझे यहाँ पर शो कर दिया है। इस तरह आप लोग जो है फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई फाइल डिलीट करनी है तो आप OS मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था मॉड्यूल के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इंपोर्ट करूँगा OS, और अब मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा OS। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, OS का एक फंक्शन यूज़ करूँगा os.remove, और उसके बाद मैं 1.txt इसको दे दूंगा। जैसे मैं इसको 1.txt दूंगा और मैं इसको रन करूँगा, ये 1.txt को डिलीट कर देगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से 1.txt गायब हो चुकी है। अगर आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है तो मैं आपको बता दूँ कि ये उसी डायरेक्टरी में बनी है फाइल जिस डायरेक्टरी में मैंने ये हिंदी कोडिंग जोन प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि है C यूज़र्स हैरिस पाइथन प्रोजेक्ट्स हिंदी कोडिंग जोन। तो ये था हमारे पास फाइल हैंडलिंग। अब थोड़ी सी बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो मैं आप लोगों को अब बताऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हालांकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है जिसमें हमारे पास आता है डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स, हमारे पास होते हैं क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, किस तरह ऑब्जेक्ट बनाना है, किस तरह क्लास बनाना है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। बहुत वाइड टॉपिक है ये, इस पर 2 घंटे का एक लेक्चर प्रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक बताऊंगा एज अ इंटरमीडिएट प्रोग्रामर जो कि पाइथन को कुछ सिंपल प्रोग्राम सीखने में यूज़ करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा क्लास क्या होता है। अगर आपको कोई क्लास बनानी है पाइथन में तो आपको सिंपली लिखना है क्लास, इसके बाद आपको देना है क्लास का नाम, जैसे कि मैं देता हूँ हिंदी कोडिंग जोन, और इसके अंदर अब आप अपने मेथड्स बना सकते हैं। अब मैं बताता हूँ क्लास क्या होता है। क्लास हमारे पास पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक टेम्पलेट होती है जिसके अंदर हम एक स्पेसिफिक चंक ऑफ कोड बनाकर रख लेते हैं और उसको रिपीटेडली यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स बनाकर। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर क्लास बनाई एक हिंदी कोडिंग जोन। अब इसके बाद मैं एक इसके अंदर फंक्शन लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ h1 और लिख देता हूँ प्रिंट यू आर इनसाइड h1, और इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ पर इसको एक आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ फंक्शन को। मैं यहाँ पर फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट देता हूँ। फंक्शन को आर्ग्यूमेंट देना क्लास के अंदर ज़रूरी होता है। आप लोग सेल्फ आर्ग्यूमेंट इसको दे सकते हैं, यानी ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है। इसके अंदर मैं चाहूँ तो एक वेरिएबल भी बना सकता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ वेरिएबल 1 = 3 या फिर 4 लिख देते हैं, और
अब अगर मान लीजिए मुझे इस हिंदी कोडिंग जोन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू हिंदी कोडिंग जोन। अब मान लीजिए अगर मुझे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा obj इज इक्वल टू, या कोई भी ऑब्जेक्ट का मैं नाम दे सकता हूँ, और मैं लिख दूंगा हिंदी कोडिंग जोन। जैसे ही मैं ये लिखूंगा वैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा एक हिंदी कोडिंग जोन क्लास का। अब अगर सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रिंट obj.h1, तो मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यू आर इनसाइड h1 प्रिंट हो चुका है, और इसने रिटर्न किया नन, यानी इसने कुछ रिटर्न नहीं किया क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर प्रिंट किया है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न 0, और अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने मुझे 0 दे दिया, यानी जो ये रिटर्न कर रहा है वो भी ये साथ साथ प्रिंट करता है। ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट कर रहा है 0, और ये obj.h1 है वो ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करके ये प्रिंट करता है। तो ये था एक हल्का सा टेस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। हालांकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन तब भी मैंने पूरी कोशिश करी इस एक पाइथन के वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाने की। हर टॉपिक को मैंने शॉर्ट में कवर करके ये कोशिश की है कि आप लोग पाइथन से फैमिलियर हो जाएं और पाइथन में कोड्स लिखना स्टार्ट कर दें। प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस गाइस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होती जाएगी। आप सिंपल प्रोग्राम लिखिए, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको पाइथन के सिंपल प्रोग्राम मिल जाएंगे। आप लोग उसको कोड करना स्टार्ट कीजिए। आप लोग अपने आप को चैलेंजेस दीजिए कि नंबर को एवरेज करने का प्रोग्राम मैं लिखता हूँ, या फिर 1 से लेके 100 तक को एवरेज करने का प्रोग्राम मैं लिखता हूँ, या फिर मैं 2 से लेके 1000 तक जो नंबर्स हैं उनको प्रिंट कराने का प्रोग्राम लिखता हूँ, या उनका एवरेज निकालने का प्रोग्राम लिखता हूँ, या फिर कुछ भी हो सकता है। वो आपको कुछ भी कंप्यूट करना है, आप छोटे छोटे प्रोग्राम लिखिए, और छोटे छोटे प्रोग्राम से आप आगे बढ़ते हुए बड़े बड़े प्रोग्राम लिखिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।